Hello students, actually we have done only 2 points of that engineering mechanics theory. Today we will learn the further जो भी theory आपकी बची हुई थी उसकी starting करते हैं. चलिए हम लोग start किए थे, 2 हो चुका था, बचा था पैरेललोग्राम लॉ. ठीक, पैरेललोग्राम लॉ क्या है आप लोग इसको 12th में ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं. थ्योरी में इज़ नथिंग, आपके 2 वेक्टर्स हैं. सपोज इट्स अ वेक्टर p, इट्स अ q, और इन दोनों का जो वेक्टर है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, फोर्स p, फोर्स q, और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जो इनकी जस्ट सेंटर में से पास होगा, जो इनका एंगल p और q का बना हुआ है उसके जस्ट सेंटर से पास होगा, दैट इज इज रिजल्टेंट. मैं क्या बोल सकती हूँ, रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड जो होगा वो p प्लस q के इक्वल होगा. दैट इज़ नथिंग बट द पैरेललोग्राम लॉ. ठीक, और क्या बोल सकती हूँ मैं, जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट होगा, उसको मैं इस या तो q के साथ एंगल रिजॉल्व करूँगी या तो p के साथ करूँगी. ठीक, q के साथ या p के साथ मैं एंगल जब भी रिजॉल्व करूँगी तब मैं क्या बोल सकती हूँ, r का फॉर्मूला हो जाता है r इक्वल्स टू समेशन ऑफ, मतलब जितने भी फोर्सेस ऑफ x डायरेक्शन, r इक्वल्स टू जितने भी फोर्सेस ऑफ x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ एफ वाई का स्क्वायर इन अंडर रूट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट. जब हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर, वेक्टर भी बोल सकते हैं आप इसको. अगर ये बहुत सारे वेक्टर्स आपके पास है तो उनका जो भी रिजल्टेंट होगा दैट वी विल फाइंड बाय दिस फॉर्मूला ओनली. जो रिजल्टेंट रहेगा, जितने भी x रहेंगे आपके एफ ऑफ एक्स में, मतलब जितने भी x कोऑर्डिनेट में फोर्सेस रहेंगे उसका समेशन, उसका स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर को मिला के आपका रिजल्टेंट निकलेगा. ठीक, अब कई बार हमको रिजल्टेंट का एंगल निकालना है कि भाई वो q के साथ है या p के साथ है. आपको तो पता ही है किसके साथ है, बट आपको ये इसकी वैल्यू नहीं पता है. सपोज ये थीटा पे है, ये बीटा पे है, तो आपको थीटा या बीटा किसी की भी वैल्यू निकालनी है. देन वी विल कॉल्ड इट एज टेन थीटा से हम इसको निकाल सकते हैं. टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स. इससे आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब आप पूरे एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के फोर्सेस को कंसिडर कर ले, सॉल्व आउट कर ले, उसके बाद आपका ये रिजल्टेंट का डेटा निकल आएगा. ठीक, दिस इज़ द पैरेललोग्राम लॉ. नाउ नेक्स्ट विल प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हम लोग क्या पढ़ रहे थे. जनरली बोला जाए तो देखा जाए प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था. ठीक, थर्ड पैरेललोग्राम लॉ है. फोर्थ है आपका द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. व्हाट इज़ ट्रांसमिसिबिलिटी? ट्रांसमिसिबिलिटी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इट इज़ फोर्थ लॉ, दैट इज़ इट इज़ लास्ट. ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. व्हाट इज़ ट्रांसमिसिबिलिटी? जैसे ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब से समझ में आ रहा है, समथिंग इज़ ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र होगा, तो फिर इसको भी मैं ऐसे याद रख सकती हूँ. एक बॉडी है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द बॉडी, इट्स अननोन शेप. यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज़ F, और इस F फोर्स को अगर मैं सेम इसके लाइन ऑफ एक्शन से यहाँ से पास कराऊँ तो क्या होगा, मुझे सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा विद F. ठीक, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, यहाँ पे भी मुझे मैग्नीट्यूड F मिला. कैसे, इसी जो फोर्स है इसी के लाइन ऑफ एक्शन से आगे मैं इस बॉडी से अगर पास कराऊं तो मुझे सेम फोर्स मिलेगा. मैं क्या बोल सकती हूँ, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एनी फोर्स पासेस थ्रू अ बॉडी गिव्स द सेम मैग्नीट्यूड एज पर जितना आपका फोर्स उसके एक साइड पे लगेगा. पॉइंट ए पे जितना फोर्स लग रहा है पॉइंट बी पे भी उतना फोर्स लगेगा with the same line of action inside the body. That is your principles of transmissibility. Principle of transmissibility कैसे एक्ट करेगा भाई, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपका अगर यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऐसे, तो आप क्या करोगे, इसका लाइन ऑफ एक्शन पे दूसरे फोर्स को आप यहाँ तो ऐसे शो नहीं कर सकते. कोऑर्डिनेट पे आपको एंगल ऐसे चाहिए होगा बनाने के लिए. सारी फोर्सेस आउटवर्ड साइड है सपोज, तो आप क्या करोगे, इस फोर्स को आगे एक्सर्ट करके उसके लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ से एंगल फॉलो कर सकते हो. इस फोर्स का अगर वैल्यू F है तो यहाँ पे भी आप F मेंशन कर सकते हो. दैट इज़ नथिंग बट योर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो आप न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लो. ठीक, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बाद आपके इसमें बहुत ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं है. इट्स समथिंग थ्योरी लाइक जिसको आपको 4 मार्क्स में लिखना है. इसके अलावा
आपको थ्योरी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं होना है। अच्छा चलिए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का लॉजिक नहीं समझना, जितना आपके न्यूमेरिकल में आना है उतना ही है, ठीक है। बेसिक सिविल में मोस्टली सिविल के क्वेश्चन ज़्यादा आपके कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट्स में। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? इट्स NT, ओके, कॉन्स्टेंट्स, ओके, दिस इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स एक बॉडी है, इज इट सर्कुलर और मे बी इन अ स्क्वायर। आप क्या करोगे, उस बॉडी को एक सिंपल फ्रिक्शनलेस सपोर्ट में सपोर्ट दिला के रखें। ये बॉडी नीचे आना चाहती है, इस बॉडी का एक सर्टेन वेट होगा W, इस बॉडी का सर्टेन वेट होगा W। W इज़ नथिंग बट द mg, यू ऑलरेडी नो। अब ये बॉडी अगर नीचे आ रही है तो मैं बोलूँगी पॉइंट A पे जो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है ये इसको रोक रहा है। यहाँ पे पॉइंट B मान लेते हैं, पॉइंट B जो है फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, जिस सपोर्ट की वजह से बॉडी नीचे नहीं आ पा रही है। इसका वेट W तो है बट देन ऑल्सो इट डजंट कम्स डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक ठो बॉल खड़ी कर दूँ, दैट मीन्स इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट C। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है या व्हील बोल सकते हो उसको, ये व्हील आपकी कहीं ना कहीं x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इस पर एक बैरियर लगा हुआ है। तो ये जो बैरियर्स है दैट आर नथिंग बट द कॉन्स्टेंट्स। जो बैरियर्स और जो आपको रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं इन एनी बॉडी ड्यू टू इट्स सपोर्ट हो गया, ड्यू टू एनी फोर्स हो गया, ड्यू टू एनीथिंग, द restrictions or the supports which are provided for restricting the body to move in a particular axis or direction is the constraint. आपके constraints कब लगाए जाते हैं? जब आपकी body को rigid करना होता है। rigid means वो जगह से ना हिले, that means your constraints। आपका एक अगर मैं यहाँ पे व्हील डाल दूँ, यहाँ पे एक वी ग्रूव बना दूँ, पूरा सॉलिड है, आपकी बॉडी क्या होगी, एक्स एक्सिस में मूव नहीं हो सकती पर ये वाई एक्सिस में डेफिनेटली मूव हो सकती है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस में इसके कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, वाई एक्सिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो कॉन्स्टेंट्स का आपका काम कुछ नहीं है, बस कॉन्स्टेंट्स में आपको ये फॉलो करना है, ये देखना है कि भाई कौन सी जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है आपकी बॉडी, कौन सी जगह पे आप बॉडी का मोशन आपका नहीं हो पा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। बहुत से कॉन्स्टेंट्स के लॉजिक और कॉन्सेप्ट जब डिटेल में हम जाते हैं तो इक्वेशंस बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम, कॉन्स्टेंट्स अकॉर्डिंग टू मोशन, बहुत सारे ऐसे आपके कॉन्स्टेंट्स के टाइप हैं। मैं आपको इसका फर्दर, इसको ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है, न्यूमेरिकल में काम नहीं आएगा, ये आपके नोट्स में अवेलेबल होगा। मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मेरे इसके नोट्स मिल जाएंगे सारे थ्योरी के, आप लोग देख लीजिएगा। 4 टाइप के हैं, होलोनॉमिक है, वैसे आपको इसके मिल जाएंगे, बस नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। नथिंग इज़ मोर इन दैट टू एक्सप्लेन हियर। चलिए, इक्वेशंस वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ नहीं पूछेंगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग दिस। आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जितने भी नोट्स, उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस होंगे, बस आपको मैंने एक टचअप दे दिया है कि आपको कैसे उस चीज़ को समझना है। ओके, नाउ कॉन्स्टेंट्स के बाद आता है आपका एक्शन एंड रिएक्शन। व्हाट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन? अच्छा, मैं वही टॉपिक आप लोगों को टचअप करा रही हूँ जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ कंटेंट मेरे नोट्स में है, बट मोस्टली जो सिलेबस में है उसी को मैंने प्रेफरेंस ज़्यादा दिया है, क्योंकि वी आर मोर फोकस्ड अबाउट योर स्टडीज़ इन और विद रिस्पेक्ट टू योर एग्ज़ाम्स। एक्शन, अगर ये एक बॉडी है और ये एक सपोर्ट है जिससे ये बॉडी फिक्स की हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। रिएक्शन को मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज़ RA। अगर ये A पॉइंट है तो रिएक्शन लग रहा है इस पे RA, ये फिक्स किया हुआ है। एक्शन क्या होगा, ये बॉडी भी कहीं ना कहीं इस पे सेम कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी ऊपर की तरफ, ठीक। अब इन दोनों का जो मोशन है, अब ये बॉडी फिक्स है तो कोई इशू नहीं है, पर एक्शन क्या होगा इस बॉडी का, अगर आपका रिएक्शन, ये अगर बॉडी फिक्स नहीं होती, इसके लिए बेटर एग्जांपल है कि आप यहाँ पे ले लें, एक ब्लॉक है, इसका रिएक्शन क्या होगा, अगर ये फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, इट विल ऑफर अ रिएक्शन एट द पॉइंट A RA। और क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा, भाई यहाँ से एक फोर्स लगा F1, यहाँ पे RA लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है F2। दैट मीन्स F1 F2 सेम डायरेक्शन में आपकी बॉडी जो है, इसके बाद
क्या एक्शन लेगी कि बॉडी कहीं ना कहीं इधर मूव हो जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी। एक्शन मीन्स आपकी बॉडी का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज़ योर एक्शन। एक्शन डजेंट मीन दैट कि आपकी बॉडी मूव ही होगी। अगर F1 का फोर्स कम है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं F2 भी कम है, तो आपकी बॉडी मूव नहीं भी हो सकती है भाई, क्योंकि बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, आपने फोर्स कम लगाया तो बॉडी मूव नहीं भी हो सकती है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एक्शन डजेंट रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, बट एक्शन डज कंसिडर द फोर्सेस, और जिस वजह से जो चेंजेस होंगे, डिफॉर्मेशंस होंगे, दैट इज़ योर एक्शंस। टीचर्स रिएक्शंस देते हैं ना आपको, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं कि नहीं मैम ने डांटा है तो अब असाइनमेंट सबमिट करना है या होमवर्क सबमिट करना है, तो वो दैट इज़ योर एक्शन। ठीक, रिएक्शन जैसे मैंने दे दिया, रिएक्शन के बाद आप एक्शन देंगे अपना। अब रिएक्शन क्या चीज़ होता है, जहाँ पे भी सपोर्ट लगा रहेगा वहाँ पे एक फोर्स लगेगा, दैट इज़ योर रिएक्शन फोर्सेस, जो आप लोगों को अभी मैं बताऊँगी। व्हाट आर रिएक्शन फोर्सेस, डिटेल में बताती हूँ। एक्शन रिएक्शन होने के बाद व्हाट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मैं क्या बोल सकती हूँ, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। व्हाट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स आपकी बॉडी है, ये एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट में खड़ी है। अब इसमें कितने इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट और ड्रॉ इट इन अ डायग्राम, दैट इज़ योर फ्री बॉडी डायग्राम। अब कैसे बोलूँगी मैं, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा है, सपोर्ट की वजह से कुछ तो भी एक रिएक्शन लग रहा होगा, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रहा है, कांस्टेंट की वजह से रुका हुआ है, कांस्टेंट की वजह से रुका हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ एक रिएक्शन दे रहा होगा। तो ये मान लो पॉइंट ए है, तो रिएक्शन मैंने आर दे दिया। इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा नीचे जो एक्ट कर रहा होगा, दैट इज़ W=mg, मैंने ये दे दिया। और कहीं से कुछ रेस्ट्रिक्शन भी नहीं दिख रहा, कोई सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मैं क्या बोल सकती हूँ, दो वेट इसमें एक्ट कर, एक वेट इसमें एक्ट कर रहा है और एक RA फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है, दैट इज़ योर फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कौन से सपोर्ट में कितने सारे फोर्सेस और एक्शंस लगते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर, देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है आपका फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। व्हाट इज़ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट? जहाँ पे आपकी बॉडी जो है एक सिंगल किसी भी प्लेन सरफेस में रुकी हुई है, नीचे एट रेस्ट, मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा, दैट इज़ कोई भी रिएक्शन, पॉइंट ए है तो RA, पॉइंट बी है तो RB, कुछ भी एक रिएक्शन लगेगा, उसका कुछ इस तरीके का नॉमेनक्लेचर बना होगा। ये आपकी बॉडी है, ये जो सर्कल दिख रहा है दैट्स योर बॉडी, एंड दिस सपोर्ट इज़ नथिंग बट द फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। अब सेकेंड आ गया आपका हिंज, हिंज सपोर्ट, और क्या बोल सकती हूँ इसमें, नाइफ एज सपोर्ट। नाइफ एज आपको नाम से समझ रहे हो, नाइफ एज मीन्स चाकू की जो धार टिप रहती है। तो हिंज सपोर्ट कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है, एक ऐसा और एक ऐसा, या फिर इट्स लुक लाइक दिस और इट लुक्स लाइक दिस, छोटा सा सर्कल और ये इस पर ऐसा कुछ फिक्स किया हुआ। ठीक, अब ये हिंज कैसा होगा, एक डॉट छोटा सा। हिंज मीन्स ऐसे हमने फिक्स करके रखा हुआ किसी चीज़ को, पर जैसे ये डस्टर है, इसको मैंने फिक्स करके रखा हुआ है, ऐसे ऐसे बांध के रखा हुआ है, तो ये कैसे हिल सकता है, ऐसे हिल सकता है, ऐसे भी हिल सकता है। ठीक, तो हिंज मीन्स आपका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट से ये टाई अप है, बट इसका मोशन इन X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन हो सकता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे यहाँ रिएक्शंस इसी सपोर्ट से लग सकते हैं, RY, it is RY because it's going in Y direction, this is RX। सिमिलरली ये भी हिंज का एक दूसरा नॉमेनक्लेचर है, तो यहाँ पे लग सकता है RY और यहाँ पे लग सकता है RX। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही लगेगा RY एंड दिस इज RX। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हिंज, बट इट्स जो वर्क है इसका वो सेम है। ठीक है, हिंज सपोर्ट, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। अब आपका बचा 2 सपोर्ट, हिंज और फ्रिक्शनलेस के बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थर्ड सपोर्ट बताती हूँ। थर्ड सपोर्ट है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट मीन्स जैसा आप लोगों ने देखा होगा पेंट वगैरह घर पे होता है तो रोलर यूज़ किया जाता है। तो रोलर कैसा होता है, रोल ऑन होता है, नाम से समझ में आ रहा है रोलर। तो रोलर कैसे करेगा, रोल ऑन होगा। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, एक बड़ा सा सर्कल है, मीन्स एक टाइप ऑफ व्हील है जो कि किसी चीज़ पर टिका हुआ है। अब ये कैसा दिखेगा आपको बॉडी समझ में नहीं आ रही। सपोज़ एक रेक्टेंगुलर बॉडी है या स्क्वायर क्यूब बॉडी है जिस पे एक सपोर्ट लगा हुआ है,
वो किस पर टिका हुआ है, एक चक्के पर टिका हुआ है और चक्का नीचे सपोर्ट पे है, दैट इज़ रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का दो और नॉमेनक्लेचर है। सेम बॉडी को मैं बनाती हूँ, वो एक ट्रायंगल पे और वो एक रोलर पे है। वो जो ट्रायंगल है वो भी एक रोलर पे रखा हुआ है, मीन्स नीचे जहाँ आपको चक्के दिखेंगे दैट इज़ योर रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में देखो यहाँ पे सेकंड जो उसका दिखा हुआ है डायग्राम आपको, ये डायग्राम इज़ मोस्ट सिमिलर टू द डायग्राम ऑफ अ हिंज। ये हिंज आपको दिख रहा है, हिंज में आपको यहाँ पे नीचे रोलर बॉल्स नहीं दिखेंगे पर यहाँ पे दिखेंगे, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, ये आपका हिंज है और ये आपका रोलर है। ठीक, व्हाट इज़ योर फोर्थ? फोर्थ इज़ योर फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट नाम से समझ में आ रहा है, सपोर्ट हिलेगी नहीं। सपोर्ट क्या करेगी? हिलेगी नहीं। मैं एक वॉल वर्टिकली खड़ी करती हूँ, यहाँ पे एक बीम लगाती हूँ। इस बीम में क्योंकि बीम लंबी होगी, कहीं ना कहीं इस सरफेस से एक फोर्स ऑफर कर रही होगी उसको आर एक्स पे, मतलब एक्स एक्सिस पे, और कहीं ना कहीं ये खड़ी है तो वाई एक्सिस पे भी ऑफर कर रही होगी। आर एक्स आर वाई पे ऑफर करने के बाद क्योंकि ये फिक्स एक साइड से है, एक साइड से तो मूवेबल है, इस साइड से उसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्या हो सकता है, आपकी बीम नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, या फिर ये कहीं ना कहीं इधर लैटरली भी मूव कर सकती है। आपकी बीम फिक्स रखी है मैंने, ये ऐसे तो नहीं जाएगी, ऐसे भी नहीं जाएगी, क्या कर सकती है, ये एक फोर्स वाई से लगाई, एक फोर्स एक्स से लगा हुआ है। एक्स से क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ पे इसको दे रहा है, इसलिए एक्स से लगेगा। वाई इसलिए क्योंकि वाई से डायरेक्शन से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है, पर ये फिक्स है। तो ये क्योंकि बहुत लंबा है, तो लंबे होने की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ ये जगह फिक्स है, पर इसका जो लंबा विड्थ है इस पर एक एंगुलर मूवमेंट होगा। एंगुलर मूवमेंट होगा या एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि एक साइड फिक्स है। जैसे हम लोग कई बार चीज़ करते हैं, इलास्टिक को ऐसे पकड़े और इसको ऐसे छोड़ दिया तो क्या होता है, वो मूव होता रहता है। तो कहीं ना कहीं एक एंगुलर फोर्स जनरेट होगा, दैट इज़ योर मोमेंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। व्हाट इज़ मोमेंट? मोमेंट एक एंगुलर फोर्स है या एक रोटेशनल फोर्स है जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको मोशन देता है। ठीक, अब जैसे फिक्स सपोर्ट हो गया हमारा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है थ्योरी का वो कवर अप हो गया है। अब मैं करती हूँ आपको और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मोमेंट एंड थ्योरम ऑफ वेरिंगटन। चलिए, इतना 3 बचा हुआ है। मैं आती हूँ अब नेक्स्ट आपका मोमेंट पे। जैसे मैंने बताया फिक्स सपोर्ट के बाद व्हाट इज़ मोमेंट? मोमेंट आपका एक एंगुलर फोर्स है जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाता है। अगर वो क्लॉकवाइज जाता है तो आई कैन यूज़ द साइन कन्वेंशन लाइक दिस, इट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज मीन्स जैसे घड़ी चलती है इस मोशन पे, एंड दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, घड़ी को वो उल्टा चलाऊंगी मैं तो कैसा दिखेगा। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है? जब मेरा मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट होगा तब मैं बोलूँगी कि भाई मेरा जो साइन कन्वेंशन मुझे लेना है दैट विल बी पॉजिटिव। इफ़ इट इज़ क्लॉकवाइज आई हैव टू टेक द साइन कन्वेंशन इट एज नेगेटिव। ठीक, अब ये साइन कन्वेंशन अपन पहचानोगे कैसे? मोमेंट का डेफिनेशन होता है, मोमेंट इज समथिंग which is the product of a force with a perpendicular distance to a point where the moment is created. Suppose it is a particle, इस particle पे moment create होगा। particle means it's a point P। इस point P से अगर मेरा एक force लग रहा है F, इस point पे moment create होगा, एक angular force create होगा due to the reason of this force। तो मैं क्या बोलूँगी, इस force की वजह से जो moment create होगा उसको मैं कैसे define करूँगी कि इस फोर्स से जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बनता हुआ डिस्टेंस d है, तो मेरा मोमेंट इस पार्टिकल पे कैसा आएगा? मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P। अब मोमेंट का मुझे डायरेक्शन नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया है, इट मे बी आइदर एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो। अब मोमेंट क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चलेगा? सी, आपका अगर यहाँ पे आई कैन यूज़ कलर चॉक ऑल्सो सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने लगाया एक फोर्स, एक बीम है, ठीक है, एक बीम है। एग्जाम्पल के लिए इट्स अ डिस्टेंस इन 2 meters, इट्स अ पॉइंट A, फोर्स 2 kN। अब जहाँ आपका एरो है, वेयर विल बी योर एरो ऑफ द फोर्स? मेरे को लेना है मोमेंट एट द पॉइंट A। अगर मैं A पॉइंट पे मोमेंट लूँगी तो क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे मोमेंट लूँगी वहाँ से मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से मोमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, जैसे ये पर्टिकुलर फोर्स था, इस फोर्स को मैं यहाँ पे लिख लूँगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस फोर्स के साथ, इस पॉइंट का, A पॉइंट का 2 meters लिख लिया मैंने, 2 × 2।
अब मुझे साइन कन्वेंशन देखना है। हाउ आई विल गेट द साइन कन्वेंशन? ध्यान से देखिए, जहाँ पे एरो है, जिस साइड एरो है उस साइड पे चॉक को पकड़िए, पेंसिल को पकड़िए, एंड जिस पॉइंट के अबाउट आपको लेना है उस पॉइंट तक आपको जाना है। अब मुझे ए के पास जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी? ऐसे जाऊँगी नहीं, सीधा नहीं जा सकती भाई, मुझे मोशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करना है। तो या तो मैं ऐसे जाऊँगी या तो मैं ऐसे आऊँगी, मुझे हाथ को सर्कल में घुमाना है। तो अगर मैं उल्टा जाती हूँ तो मुश्किल है मेरे लिए, मैं क्या करूँगी, इसमें सीधा जाऊँगी, ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। ए के पास गई, घूमते जाओ घूमते जाओ, व्हाट इज़ द मोशन? इट इज़ क्लॉकवाइज मोशन। तो मैं क्या बोलूँगी? इट्स नेगेटिव। दैट मीन्स मोमेंट एट ए इज़ नथिंग बट -4। अब मोमेंट क्या है आपका? कहीं ना कहीं फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो फोर्स क्या है आपका? फोर्स इज इन किलो न्यूटन एंड डिस्टेंस इज इन योर मीटर्स, दैट इज -4 किलो न्यूटन मीटर्स। इट्स द यूनिट ऑफ मोमेंट, मीन्स फोर्स इनटू जितना भी आपका डिस्टेंस रहेगा। समझ में आइए कैसे करना है? सिमिलरली अगर यहाँ पे एक एरो होता, यहाँ पे एक फोर्स होता, तो पॉइंट ए के लिए मैं इस एरो को कैसे घुमाती? ए के लिए ऐसा घूमेगा क्या? उल्टा नहीं। ए के पास कैसे जाएगा? ईजीएस्ट वे कि डायरेक्ट चला जाए ए के पास, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। इट इज़ ऑल्सो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमेशा याद रखना, जैसे घड़ी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी को उल्टा घुमाओगे। साइन कन्वेंशन इज हियर ओनली। ओके, अब आपको इसमें नोट्स में जितना भी होगा साइन कन्वेंशन के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे मोमेंट के, तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम लोग का इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? आपको ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिखा होगा बहुत जगह पे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद 2 फोर्सेस, विद 3 फोर्सेस एंड ऑल। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है? आपका नाम है इसका इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कुछ इक्वल इक्वल टाइप का ही होगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, दैट मीन्स रुकी हुई है, विदाउट मोशन है, और इन मोशन है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहेगी, उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये बॉडी समझ लो अभी तो मुझे दिख रही है रेस्ट पे है, तो मैं इस पर कितना भी फोर्स लगा लूँ, F1 फोर्स विल बी 2 किलो न्यूटन, F2 फोर्स विल बी 2 किलो न्यूटन। कोई फ़र्क पड़ेगा इस बॉडी पे? नहीं, क्योंकि बॉडी के पास से दोनों साइड से उसका सेम फोर्सेस लग रहा है, बॉडी अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। दैट इज़ योर रिजिड बॉडी, स्टैटिक बॉडी। अब इस बॉडी पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हमारी बॉडी जगह से मूव नहीं होगी, कोई फोर्सेस कितना भी लगा ले कोई भी, दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिमिलरली सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैटिक बॉडी में नहीं है, डायनामिक बॉडी में भी है। डायनामिक बॉडी मीन्स मोशन में है। अगर मेरा एक व्हील चक्का घूम रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी ऑफ 2 मिनट्स पर सेकेंड के हिसाब से घूम रहा है, तो ये 2 मिनट्स पर सेकेंड के हिसाब से ही घूमेगा, चाहे मैं कितना भी उस पर फोर्स F लगा के उसको घुमाऊँ, तो भी ये उतनी ही स्पीड से घूमेगा। तो क्या होगा? मेरा व्हील क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये सिद्ध पुरुष है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिद्ध पुरुष, ना सुख का एहसास है ना दुख का, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता चल गए, तो मैं इसको टेक्निकली कैसे लिख सकती हूँ? जितने भी फोर्सेस F एक्सिस पे लग रहे होंगे, जितने भी X एक्सिस पे लग रहे होंगे, तो फोर्सेस इन X एक्सिस विल बी 0। समेशन लगा दिया क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली क्या बोल सकती हूँ कि इक्वेशन में जितने भी फोर्सेस Y एक्सिस में लग रहे होंगे वो भी 0 हो जाएंगे, जितने भी फोर्सेस मोमेंट जैसे क्रिएट हो रहे होंगे वो भी 0 हो जाएंगे। जब सारे फोर्सेस मेरे 0 हो जाएंगे, उनका इफेक्ट 0 हो जाएगा, तब मेरी बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। सिंपल, द 3 लॉज नॉट 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमको हर बॉडी को क्या प्रूफ करना है कि वो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। हर बॉडी के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशंस का यूज़ करेंगे कि भाई हमारी बॉडी अज्यूम करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उसके बाद इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। दिस इज़ योर नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद आपका एक ही टॉपिक थ्योरी का बचता है, दैट इज़ थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन। व्हाट इज़ थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन? देखिए, थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन, थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन क्या कहता है? जितने भी मोमेंट आपके बनते होंगे विद द फोर्स F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, उस मोमेंट को मैं क्या बोल सकती हूँ? ये मोमेंट एक सिंगल फोर्स का है। वैसे ही बहुत सारे मोमेंट होंगे विथ
F1 फोर्स विथ F2 फोर्स विथ F3 फोर्स, ठीक, ऐसा हो सकता है। तो सबके लिए मोमेंट निकालना होगा मुझे, पर अगर मैं बोलूँ कि सबका मोमेंट m1 m2 m3 है, इट विल बी क्वाइट टफर फॉर मी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इन सारे मोमेंट का जो भी होगा वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू अ सिंगल मोमेंट जो कि इनका रिजल्टेंट होगा, m इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये मेरा फोर्स F1 है, ये मेरा फोर्स F2 है, इसका कुछ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस के साथ, इसका कुछ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज़ D1 एंड दिस इज़ D2। अब यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मोमेंट ले लिया मैंने m1, यहाँ पे मोमेंट ले लिया m2। तो ये m1 m2 जो है किसके इक्वल होगा, आई यूज़ द कलर चॉक, जो दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स के बीच में इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर F, ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा होगा इस एक्सिस के साथ। तो इसका मोमेंट क्या होगा, m। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं क्या बोल सकती हूँ, जो मोमेंट है तुम्हारा रिजल्टेंट का विद फोर्स F1 एंड F2 विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द फोर्स m1 एंड m2। जो मोमेंट आपका m1 F1 फोर्स के साथ क्रिएट किया और m2 F2 फोर्स के साथ क्रिएट किया है, वो उस इक्वल टू होगा द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स F। ये आपका थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन है। जाहिर सी बात है ये चीज़ भी आपको थ्योरीज में तो समझना ही है, इट मे और मे नॉट बी कम इन एग्ज़ाम, आई डोंट नो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, कभी आपको ऐसा एग्जाम में आया तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड विद अ स्मॉल शॉर्ट डेफिनेशन जो आपको मिल जाएगी नोट्स में। मेरी नोट्स में बार बार बोल रही हूँ, क्लास में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया हुआ है, जिसके पास नहीं है दे कैन चेक आउट इन माई टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। 4th यूनिट के नोट्स आपको नहीं मिले हुए हैं, 3rd यूनिट तक के हैं, 4th यूनिट के नोट्स विल बी सून शेयर टू यू, ठीक, जल्दी बन जाएगा, उसको मैं आपको शेयर कर दूँगी। चलिए, थ्योरम ऑफ वेरिग्नॉन हो गया, बस यही तक आपकी थ्योरी थी। इस थ्योरी के बाद आपको इन्हीं थ्योरीज़ को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में। अब न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे आप, जो भी कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल के बीच में यूज़ होते हैं, कैसे मोमेंट लेना है, क्या करना है, सारे न्यूमेरिकल्स आपको एक एक करके वीडियोज़ में आते जाएंगे। द न्यूमेरिकल का जो डायग्राम है वो आपके थंबनेल में दिखेगा और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको दिखेगा। आप न्यूमेरिकल को 2 या 3 टाइप से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर न्यूमेरिकल आपका इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साइन लॉ, ये सारी चीज़ों से होता है। अच्छा, एक चीज़ छूट गई है मेरी, साइन लॉ। व्हाट इज़ साइन लॉ? that is read out by you in 12th class. If it is a triangle, I can say it is side A, it is side B, it is side C, it's angle theta, it is angle beta, it is angle alpha. What is the sine law? अगर मैं बोलूँ A upon sin alpha equals to B upon sin beta and C upon sin theta, then how you will get the values? आपके पास कोई भी अगर तीन चीज़ अननोन है, 3 चीज़ नोन है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द 4th वन। ओके, हम इक्वलाइज कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे। दैट इज योर साइन लॉ। आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को, वेक्टर्स को ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर कुछ फोर्सेस बने हुए हैं, ये फोर्सेस कुछ बने हुए हैं, इन फोर्सेस को आप क्या करोगे, इन फोर्सेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करोगे। एंगल फाइंड आउट करने के बाद एक ट्रायंगल क्रिएट करोगे। जैसे फोर्स F1 है और ये F2 है। अब F1 मैंने इस फोर्स को ले लिया, F2 इसको ले लिया, F1 F2 के बीच में कितना एंगल है, यू विल फाइंड आउट एंड राइट इट एज एन अ प्लेस ऑफ बीटा। लिख के आप ट्राइंगल लगा के ये साइन लॉ यूज़ कर सकते हो। साइन लॉ आपका 12th में पढ़ा हुआ है। इस साइन लॉ को आप क्या करोगे, समेशन ऑफ fx f5 वाली जगह पे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको वैसे क्वेश्चन पता पड़ जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सेम उस क्वेश्चन को इस ट्रायंगल वाले लॉ से सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी द सेम। आपका हर क्वेश्चन 2 या 3 टाइप से बनता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके तो 2 या 3 टाइप से ही बनते हैं। तो आई विल बी टीचिंग यू द 1 मेथड, और आइदर इन सम क्वेश्चंस आई विल बी टीचिंग यू द 2 और 3 मेथड्स। आपको क्या करना है, मेथड्स को जितना भी मैं पढ़ाती हूँ ब्लैक बोर्ड में लिखाती हूँ, यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। आपको खुद ट्राई करना है, उसको खुद ट्राई करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती की है।
बहुत सारी जगह पर मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। कैसे कि मैं साइन कन्वेंशंस, आई नो दैट इट्स नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव, देन ऑल्सो कई बार मिस्टेक हो जाती है सॉल्व करते करते, पर वो दिमाग में कुछ और रहता है या ब्लैक बोर्ड में कुछ और लिखती हूँ, ठीक है। ऐसा आपके साथ भी होता है, तो बेटर कि आप भी साथ में सॉल्व करते जाइए। अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपके भी ध्यान में रहेगा। मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आंसर आपका अपने आप आएगा, कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो, ठीक है। एक आध बार गलती हो गई, कहीं लिखने में कुछ हो गया, दैट डजंट मैटर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मेथड में किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। आपको साइन कन्वेंशन में हो सकता है कई बार गलती हो जाए, एरोज़ लेने में कई बार गलती हो जाए, बट इट कम्स अंडर प्रैक्टिस। अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होकर सुधर जाएंगी। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। हो सकता है कि मैं गलत कर रही हूँ, आप उसको एक बार करेक्ट करके, उसका साइन कन्वेंशन गलत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है ना, अब बुक को तो पता ही रहता है क्या सही है क्या गलत है, बट देन टू प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, वैसी मिस्टेक्स हो सकती है, प्रोबेबली पॉसिबल, इट मे पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, उसको अब आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, तो आपको उसको करेक्टली पूरे अच्छे से सॉल्व आउट करना है, ठीक है। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस बन भी जाएंगे। जब तक आप हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी निश्चिंत रहेंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। आँखों से देखा हुआ और हाथों से लिखा हुआ कौन सा पावरफुल है, जो हाथों से लिखा हुआ है, ओके। सो दैट्स इट टुडे फॉर योर थ्योरी क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।